तीनों एक दूसरे का सहारा लेते हुए लौट गए। इनके जाते ही मैंने लड़की को बाहर निकाला और पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? ये लोग तुम्हारे पीछे कहाँ से लगे? आरजू होटल से, लड़की ने जवाब दिया। आरजू होटल? तुम वहाँ क्या करने गई थी? लंबी कहानी है, लड़की ने नजरें झुकाकर कहा। खैर, मैंने बात खत्म करने के लिए कहा, अब कहाँ जाओगी? यही तो मैं सोच रही हूँ, अजीब मुसीबत है, मैंने झंझला कर कहा। रात का वक्त है, तुम्हें अकेला देखकर फिर गुंडे पीछे पड़ जाएंगे। रात भर की बात है, अपने घर में ठहरा लें, लड़की ने मासूमियत से कहा। कैसे ठहरा लूँ, मैं अकेला रहता हूँ तो क्या हुआ, मुझे आप पर भरोसा है। इस बंगाली लड़की पर मुझे रहम आ गया। चलो, लेकिन तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। नहीं, लड़की ने इनकार में सर हिलाया। नवाबपुर रोड पर अमीनिया होटल खुला होगा, ठोंगा थैली में बिरयानी ले लेते हैं, घर चलकर खा लेंगे। लड़की ने जवाब नहीं दिया और सर झुकाए हुए पीछे पीछे चल दी। अमीनिया से बिरयानी लेकर पीसीसी रोड से होते हुए हम दोनों बोनोग्राम पहुंचे। घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होते ही मैंने कहा, स्टोव जलाकर बिरयानी गर्म कर लो, बावर्ची खाना इधर है। मैंने इशारे से इसे बताया। लड़की किचन की जानिब बढ़ी और मैं अपने कमरे की तरफ। खाने से फारिग होकर मैंने दूसरे कमरे की चाबी इसे देते हुए कहा, सोना चाहती हो तो ये कंबल ले जाओ, अगर नींद नहीं आ रही तो अपनी कहानी सुना दो। मैं बुकरमपुर की रहने वाली हूँ, मेरे वालिद काश्तकार हैं, बहुत थोड़ी सी ज़मीन है और 3 अफराद का बोझ। हम सब मुफलिसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसरत भरा माहौल न मुझे पसंद आया और ना पसंद है। अपनी बेचारगी पर रो धोकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पता नहीं खुदा ने क्यों हम लोगों पर अरसाए हयात तंग कर रखा है। जबकि मेरी सहेली रुखसाना दौलत में खेलती है, इसकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी पल भर में पूरी हो जाती है। इसकी मुसर्रत भरी ज़िंदगी देख देख कर मैं कुड़ती रहती थी। किसी तकरीब में जाना होता तो इसके कपड़े मांगने पड़ते थे। इस वक्त दिल को समझा लेती थी कि जब शादी होगी तो शोहर सारे अरमान पूरे कर देगा, लेकिन फूटी किस्मत भी कभी संभली है। अब्बा ने मेरी शादी भी अपने जैसे मफलूकुल हाल से कर दी। मेरे सारे ख्वाब बिखर गए। शोहर दूसरों के खेत में काम करता था और मुझे अपना पेट पालने के लिए ठेके चलाना पड़ती। मॉडल यानी चौधरी के घर में दिन भर चावल कूटने के लिए ठेकी चलाती। जिंदगी बोझ बन गई थी कि एक दिन अब्बा आ गए। मुझसे 2 साल छोटी बहन फिरदौस के लिए वो लड़का तलाश करने आए थे। वापसी में मुझे भी साल ले गए। 10 दिन के वादे पर शोहर ने इजाज़त दी थी। मैं घर पहुंचते ही रुखसाना से मिलने इसके घर की तरफ चल दी। इसके कमरे में घुसते ही मैं चोर की तरह ठटक गई। वो बेहिजाबाना अंदाज में लेटी थी और एक नौजवान इसके सिराने बैठा था। मैं वापस मुड़ना चाहती थी कि इसने पुकारा, अरे रुक क्यों गई, आओ अंदर आ जाओ। मजबूर होकर मुझे इसके नज़दीक जाना पड़ा। तू ससुराल से कब आई? इसने उठकर बैठते हुए कहा, आज ही, लेकिन तेरे वो नज़र नहीं आ रहे। इन्हें दुकान से फुर्सत कहाँ, मैं तो इनके साथ आई हूँ। ये मेरे देवर हैं रशीद सरदार। रशीद ने सलाम के लिए हाथ उठा दिया। मुझे भी जवाब देना पड़ा। आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना, रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा और मैं बैठ गई। थोड़ी देर की गुफ्तगू ने मेरी हिचकिचाहट दूर कर दी। वो भी काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गया। चिराग जलने तक हम तीनों बातें करते रहे। रशीद की सहर आफरी बातें, महसूर कुन शख्सियत और नुमाया अंदाज ने मुझे इसका गर्विदा बना दिया था। घर लौटने के बाद भी वो मेरे जहन पर छाया रहा। वो 2 दिन तक ठहरा और फिर ढाका लौट गया, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो फिर बुकरमपुर आया। इस बार वो मेरे लिए भी तोहफे लाया था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे ख्वाबों पर छाता जा रहा था कि इसने एक नई राह पर मुझे घसीट लिया। मुझे सब्ज़ बाग दिखाकर ढाका ले आया। 3 दिन तक आरजू होटल के कमरे में रखकर इसने अपनी आरजू पूरी की और आज सुबह खामोशी से कहीं चला गया। दोपहर को होटल वाली ने ज़बरदस्ती मुझे होटल से निकाल दिया। फिर भी मैं होटल से बाहर बैठी इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन जब शाम ने रात का लिबादा पहन लिया तो मैं परेशान हो उठी। मुझे तन्हा देखकर वो तीनों पहुंच गए और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। इनसे बचने के लिए भाग रही थी कि आपकी दुकान खुली नजर आई। इसने अपनी कथा ख़त्म करके सर झुका लिया। अपना पता दे दो, मैं कल तुम्हारे अब्बा को बुला लेता हूँ, वो खामोशी से तुम्हें ससुराल पहुँचा देंगे। मैं घर नहीं जाऊँगी, वो मुझे कत्ल कर देंगे। तुमने मुझे भाई कहा है ना, भाई का फ़र्ज भी अदा करने दो मुझे, आप जैसा मुनासिब समझे। फरीदा ने हथियार डाल दिए। अगली सुबह मैं सदर घाट पहुँच गया। बुकरमपुर जाने वाली लॉन्च खड़ी थी। टिकट लेकर सवार हो गया। 4 घंटे का उकता देने वाला सफ़र तय करके मैं फरीदा के घर पहुँचा। इसके अब्बा घर में थे। इनकी हालत देखकर मेरा दिल रो उठा। बेटी के गम में वो बिस्तर से लग गए थे। बेटी के फरार की बात उन्होंने गाँव वालों से छुपा ली थी, इसलिए इन्हें मेरा मशवरा भा गया और वो इसी वक्त ढाका के लिए रवाना हो गए। शाम तक हम दोनों घर पहुंच गए। मैं इन्हें रोकना चाहता था लेकिन वो रुके नहीं और फरीदा को साल लेकर कांदी जाने वाली लॉन्च पर सवार हो गए। वो जल्द से जल्द बेटी को ससुराल पहुंचा देना चाहते थे।
टिकट खरीद कर इन्हें सवार कर आते वक्त मैंने 50 रुपये भी दे दिए। नोट लेकर फरीदा रो पड़ी। शायद इसे याद आ गया कि इसी नोट की लालच में वो गंदगी में डूब गई थी। इसे रोते देखकर मैंने कहा, मत रो बहन, अभी तेरा भाई जिंदा है और एक भाई अपनी बहन को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे अपनी दुकान के लिए एक मददगार की ज़रूरत थी। 2-4 दिन बाद तुम्हारे अब्बा तुम्हारे शोहर को यहाँ ले आएंगे। यहाँ रहेगा तो सारे मसाइब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। इसी वक्त लॉन्च ने सायरन बजाकर चलने का इशारा दिया और मैं उतरने के लिए खड़ा हो गया। इसके अब्बा अबुल कलाम के हाथ में 100 का नोट देते हुए मैंने ताकीद की कि 2-4 रोज़ बाद फरीदा के शोहर को ले आइएगा। नोट देखकर वो भी आपदीदा हो गए। इतना बड़ा नोट उन्होंने शायद पहली बार देखा था। वो वक्त था ही ऐसा। इस वक्त चीज़ें सस्ती और नोट महंगा था। इसी वजह से इनके आंसू निकल पड़े। ये आंसू होते ही हर जाई हैं। खुशी ज़्यादा मिले तो निकल पड़ती हैं और गम का बार आ पड़े तो भी निकल पड़ते हैं। इन्हें बिलखते देखकर मैंने मज़ीद 50 रुपये दे दिए और बोला, फरीदा मेरी बहन है, इस रिश्ते से आपको जितनी ज़रूरत हो बेखटके मांग लीजिएगा। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। उन्होंने आंसू पोंछते हुए दुआ दी और मैं नीचे उतर आया। बूढ़ी गंगा के पानी पे तैरती लॉन्च आगे बढ़ती चली गई। दूसरे दिन मैं दुकान खोलकर अगरबत्ती जला रहा था कि एक साथ 3 आदमी अंदर घुस आए। इनके चेहरों को देखते ही मैंने जान लिया कि वो किस कमाश के लोग हैं। ऐसे लोगों की तो मैं बू सूंघ लिया करता था। सबसे आगे वाला किसी भैंसे की तरह खूब मोटा ताज़ा था। इसका रंग बेहद स्याह था, बिल्कुल जैसे उल्टा तवा। इसके दोनों रुखसारों पर जख्म के कई निशान थे जो इसके चेहरे के बौंडेपन में इजाफा कर रहे थे। इसके दोनों साथी भी मजबूत जिस्मों वाले थे। कालिए ने अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, खान। इसकी आवाज़ भी भारी और बेहंगम थी। क्या है? मैंने इसे गौर से देखते हुए पूछा। तुम्हें मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है? इसने खूनखार लहजे में कहा। ज़िंदगी से तंग हूँ। मैं समझा नहीं। मैंने अनजान बनकर पूछा। सुनो रे बच्चे, वो बड़े ज़ोर से गरजा। बक्का के आदमियों पर हाथ उठाता है, मच्छर की औलाद, मार मार कर भेजा निकाल दूंगा। गाली सुनते ही मेरा दिमाग भग से उड़ गया और मेरी मुठियाँ आप ही आप भींच गई। खबरदार गाली मत देना, मैंने भी चीखते हुए कहा। साले आवाज़ ऊंची करता है हमारे सामने, इसने चाकू लहराते हुए कहा। इसे आगे बढ़ते देखकर मैंने छलांग लगा दी। दुकान छोटी थी, मुकाबले के लिए मौजू भी नहीं थी, इसलिए मैं छलांग मारकर सड़क पर आ गया। वो भी चाकू लहराता हुआ लपका। इसका साथ देने के लिए इसके साथी भी लपके। मैंने इनकी गलती से फ़ायदा उठा लिया। सबसे आगे वाले के सीने पर जोरदार लात मारी। वो पीछे वाले पर जा पड़ा और पीछे वाले का चाकू इसकी पीठ में धंस गया। इसकी चीख से वो सब चौंके। मैंने इन्हें मौका देना मुनासिब नहीं समझा और दाहिनी जानिब वाले को टांग अड़ा कर गिरा दिया। वो गिरा ही था कि दूसरे को भी इस पर धक्का दे दिया। मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। कभी मैं उछल कर एक को टक्कर मारता तो कभी दूसरे के सीने पर लात। तीनों कुंडे अपने ही साथियों के चाकुओं का शिकार हो चुके थे। मुझे भी कई जख्म आए थे। अपने ही खून में नहाकर मैं और ज्यादा गजबनाक हो गया था। मौत से टकराते हुए मुझे दुश्मनों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते मैंने सारे कुंडों को जमीन चटा दी। इनसे फुर्सत पाकर दूर खड़े तमाशाइयों की भीड़ में एक पुलिस वाले को देखकर मैंने आवाज दी। वो डरता सहमता नजदीक आ गया। ये तीनों मुझे कत्ल करने आए थे। मैंने कहा, आप थाने में रिपोर्ट लिखा दें। सिपाही ने कहा, तुम्हारे साथ एक और सिपाही था, वो कहाँ गया? कुछ देर पहले मैंने 2 सिपाही देखे थे, वो थाने गया है बलवे की खबर देने। मैं इससे बातें कर ही रहा था कि पुलिस जीप पहुंच गई। हुजूर, ये सब मुझे मारने आए थे। मैंने आगे बढ़कर कहा, तुम क्या करते हो? अफसर ने पूछा। इसके लहजे से मैं पहचान गया था कि वो पंजाबी है, इसलिए मैंने भी पंजाबी में कहा, ये मेरी दुकान है। मैं बैठा हुआ था कि ये लोग आ गए। ओ, अफसर ने कहा, जरूर भत्ता मांग रहे होंगे। इस हरामखोर बक्का ने नाक में दम कर दिया है। आप किसी वक्त थाने आ जाइएगा, रिपोर्ट लिखवाना जरूरी है। जो हुक्म। लेकिन मैं इसे फजूल समझता हूँ। मैं इन्हें अच्छी खासी सजा दे चुका हूँ। जैसी आपकी मर्जी। मैं 2 सिपाही दुकान पर छोड़े जा रहा हूँ। मैंने देख लिया है कि आपके सिपाही कितने बहादुर हैं। मैंने हंसते हुए कहा, सब के सब नए हैं। तकसीम से पहले यहाँ सिर्फ हिंदू सिपाही थे जो हिंदुस्तान चले गए हैं। बंगाली मुसलमान को फौज या पुलिस में भर्ती किया नहीं जाता था। जिम्मेदारों ने पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए कुछ परेशानी है। अफसर ने कहा, इन नए सिपाहियों के भरोसे पर काम कैसे होगा? मैंने कहा, जनवरी 1948 में अयूब खान यहाँ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनकर आए थे। आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। अंसार के नाम से नीम फौजी रजाकार तंजीम बनाई। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स नामी नीम फौजी जमीयत कायम की और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की बुनियाद डाली। तीनों फोर्सेस ट्रेनिंग पर हैं। बहुत जल्द हमें ज़रूरत के मुताबिक ट्रेंड सिपाही मिलने लगेंगे। यहाँ से जाते वक्त अयूब खान ने हुक्म दे दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली नौजवानों को पुलिस में लिया जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो मुस्तकबिल दरख्शा है। मैंने कहा, आप बातें छोड़े, पहले जाकर तिब्बी इमदाद ले। ये कहते हुए अफसर ने तीनों कुंडों को जीप में लदवाया और चल पड़ा। मरहम पट्टी कराकर जब मैं लौटा तो दुकानदार चाय मगोइयाँ कर रहे थे। इनके चेहरे उतरे हुए थे। मैंने आवाज़ देकर आसपास के दुकानदारों को बुलवाया। वो सब डरते सहमते हुए नज़दीक आ गए। जुल्म के खिलाफ आवाज़ न उठाना भी कुफ्र है। जालिमों का एहतसाब करना
बचाना भी जिहाद है। आज से आप सब जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, बका को भत्ता देना बंद कर दें, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैंने इनसे नरम लहजे में बात की। इसके आदमी बाजार उजाड़ देंगे, एक दुकानदार ने सहम कर कहा। रिज़्क़ खुदा देता है, बका नहीं। इसे माली इमदाद देकर आप भी गुनहगार हो रहे हैं। आपकी इबादत और रियाजत पर पानी फिर रहा है। ये मुल्क हमें भीख में नहीं मिला है, कुर्बानियों के बदले हासिल हुआ है। यहाँ गुनाह की खेती करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हम सब आपके साथ है, कई दुकानदारों ने एक साथ कहा। अब आप सब अपनी दुकान में बैठे, खुदा मुसब्बिबुल असबाब है। मैंने बिखरे हुए सामान को तरतीब से रखना शुरू कर दिया। दिन भर लोगों का तांता बंद रहा। जो भी आता मेरी बहादुरी पर शाबाशी देता। ये सिलसिला रात 9 बजे तक चलता रहा। हस्बे मामूल रात 9 बजे मैंने दुकान बंद की और सुनसान बाजार पार करता हुआ बोनोग्राम की तरफ चल दिया। ठठीरी बाजार के मोड़ पर पहुंचा था कि मुझ पर किसी ने मछली पकड़ने का जाल फेंका और मैं इसमें उलझ गया। हाथ पैर चला ही रहा था कि मुझ पर डंडों की बारिश शुरू हो गई। पता नहीं कितने डंडे पड़े। मुतवातर ज़रबों ने मेरे हवास गुम कर दिए। खुदा जाने कब तक मैं बेहोश रहा। आँख खुली तो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। दरवाज़ा बंद था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि बक्का ने मुझे अगवा कर लिया है। वहाँ से रिहाई का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यकायक मेरी नज़र कमरे में जलते चिराग पर ठहर गई और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने चिराग की जानिब खिसकना शुरू कर दिया। तवाज़न बराबर रखते हुए कुर्सी के साथ छिड़कना आसान नहीं था, फिर भी मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश में मसरूफ़ था। मैं इंच इंच खिसकता हुआ चिराग तक पहुँच गया। चिराग के नज़दीक पहुंचकर नया मसला सामने था। मैंने जिस्म को गर्दिश देना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी घूम गई। अंदाजे से मैंने चिराग पर हाथ रख दिया, लेकिन अंदाज़ा गलत साबित हुआ और हाथों की जिल्द झुलस गई। जलन की शिद्दत को दबाने के लिए मैंने होंठ दांतों तले दबा लिया। दूसरी बार फिर कोशिश की और रस्सी की गांठ को चिराग के ऊपर रखने में कामयाब हो गया। हाथ जले लेकिन रस्सी खुल गई। मेरे लिए मिट्टी के तेल का मामूली चिराग रहमत बन गया था। रस्सी खुलते ही मैंने हाथों को सामने किया। 2 जगह आबले पड़ गए थे। आबलों पर जुबान फिरी। सोजिश में कुछ कमी आ गई। मुसलसल बंदे रहने की वजह से हाथ सुन हो गए थे। दौराने खून को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए मैंने तेजी से हाथ हिलाना शुरू कर दिए। कुछ ही देर की वर्जिश ने दौराने खून को दुरुस्त कर दिया और मैं अपने आप को चाकू चौबंद महसूस करने लगा। खतरा सर पर था, किसी भी वक्त दुश्मन आ सकता था, इसलिए मैंने दरवाजे पर जोर लगाया। वो बाहर से बंद था। ढाका के आम घरों की तरह वो घर भी बेड़े का था, बांस की चिटाइयों का। मैंने खींचुओं को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में पट पट की आवाज़ गूंज रही थी। आवाज़ पर दुश्मन मुतवज्जा हो सकते थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर में बाहर निकलने का रास्ता बन गया। बाहर निकलते ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट नाच उठी। मैं कैप्टन बाजार की पुश्त पर खड़ा था। रेलवे लाइन फलांग कर 2-3 कदम चला होगा कि झटक कर रुक जाना पड़ा। मेरे पीछे कदमों की दमक सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, 2 आदमी तेज कदमों से इसी घर की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें मुझे कैद किया गया था। मैं भी तेज कदमों से रेलवे लाइन पार करने लगा। दूसरी लाइन पार कर रहा था कि वो दोनों मेरे पीछे दौड़े। इन्हें मेरे फरार का इल्म हो गया था। मैंने रफ्तार तेज कर दी और 2 आदमी सामने से बढ़े। पकड़ लो, जाने न पाए, पीछे वाले ने चीख कर कहा। सामने वाले होशियार हो गए। एक ने चाकू खोल लिया। वो दोनों नशीब में थे और मैं रेलवे लाइन पर। पीछे वाले भी बढ़िया रहे थे। वक्त कम था। मैंने फौरन फैसला किया और सामने वालों पर छलांग लगा दी और चाकू वाले से टकरा गया। चाकू इसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। इसके साथी मदद के लिए बड़े थे कि मैंने चीते की तरह दोबारा जगंद भरी। एक के सीने पर और दूसरे के सर पर मेरी लात पड़ी। वो दोनों दूर तक लुढ़कते चले गए। इन्हें मौका दिए बगैर मैं दुकानों की जानिब दौड़ पड़ा। वो सब गालियां बकते मेरे पीछे लपके। इन्हें पीछे आते देखकर मैंने ठठीरी बाजार की मछली पट्टी की तरफ दौड़ लगा दी। मेरी कोशिश बराबर हुई और मैं पतली पतली गलियों में घुस गया। मछली पट्टी में पहुंचकर मैंने खाली हौज में छलांग लगा दी। हौज बिल्कुल सूखा हुआ था, फिर भी बोना काबिले बर्दाश्त था। दिल पर जबर किए मैं इसमें लेटा रहा। अगर मैं चाहता तो इन चारों से भिड़ सकता था, लेकिन डंडों की चोट से मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा था। हौज में लेटने से मुझे कुछ आराम मिल गया। तकरीबन 2 घंटे तक मैं वहीं दबका रहा। फिर खतरा टलने के बाद मैं वहां से निकला। हालात की इस नई करवट ने जिंदगी की यकसानियत को ख़त्म कर दिया था। लहू में गर्माहट आ गई थी। पाड़े की फिजा ने जो हुनर सिखाए थे वो काम रहे थे। उस रात मुझे भी खुशगवार नींद आई थी। सुबह मैं बिल्कुल ताज़ा दम हो गया। हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने के लिए सोसाइटी होटल में जा रहा था कि BCC रोड की नुक्कड़ पर एक शख्स ने मुझे रोक लिया। इसके तेवर अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। इसने गुर्राते हुए कहा, खान तुमने अच्छा नहीं किया, रात महमूद मर गया, इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। कौन महमूद? मैंने पूछा।
जिसे तुमने रेलवे लाइन पर पटका था। आज उस्ताद किसी वक्त तुमसे मिलने आएगा, इसे भी देख लूँगा। मैंने होटल की जानिब कदम बढ़ा दिए। नाश्ते से फारिग होकर मैं टहलता हुआ कैप्टन बाजार की जानिब बढ़ा। बाजार अभी पूरी तरह खुला नहीं था, सिर्फ गोश्त की दुकानें खुली थी। मैंने अपनी दुकान के सामने पहुंचकर गिरदो पेश का जायजा लिया और ताला खोलकर सफाई में जुट गया। मर्तबानों पर झाड़न फेर रहा था कि अबुल कलाम आ गए। इनके साथ एक नौजवान भी था जिसके फटे पुराने कपड़े उसरत व तबाहाली का सबूत थे। मैंने कलाम साहब को सलाम किया। सलाम का जवाब देते हुए उन्होंने नौजवान का तारुफ करवाया। ये मेरा दामाद है, खोंदू कार अबुल बशर। अच्छा बैठिए। मैंने इन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। नौजवान सुकड़ सिमट कर बैठ गया। इसका चेहरा गवाही दे रहा था कि वो इंतहाई सादा और भोला है। इसे नौकरी की ज़रूरत है। कलाम साहब ने कहा, बेहतर है इसे यहाँ छोड़ जाइए। फिर मैंने नौजवान की जानिब मुड़कर कहा, तुम्हारी तनख्वाह 75 रुपये महीना होगी, बोलो मंजूर है? 75 रुपये? बशर ने हैरत से कहा, मुझे मंजूर है साहिब, मंजूर है। वो बंगला में बोल रहा था, इसलिए मैंने कलाम साहिब से पूछा, क्या इसे उर्दू नहीं आती? नहीं साहब, इसने इस्लाम नहीं पढ़ा है। इस दौर में उर्दू को इस्लामी ज़ुबान कहा जाता था। यही वजह है कि जब कौमी ज़ुबान बंगला का एजिटेशन हुआ था तो सरकर्दा उलमा ने एहतजाजियों को काफिर करार दे दिया था। ठीक है, दुकानदारी सीखने के साथ साथ तुम उर्दू भी सीखोगे, क्योंकि ये बाजार उर्दू दानों का है। अच्छा जनाब, अब मुझे इजाज़त दे। कलाम साहब खड़े हो गए। इन्हें रुख्सत करके मैं घर चला गया। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। नींद टूटी तो देखा घड़ी 6 बजा रही है। उछल कर बिस्तर से उठा और मुँह हाथ धोकर दुकान जाने के लिए निकल गया। कैप्टन बाजार पहुंचकर दिल खुश हो गया। अबुल बशर ने अच्छी खासी दुकानदारी कर ली थी। इस दिन मैंने ड्यूटी बांट ली। मैंने सुबह को दुकानदारी इसके जिम्मे लगाई और शाम को मैंने अपने जिम्मे ले ली। इसे मैंने रहने के लिए कमरा भी दे दिया। कुछ दिनों बाद वो फरीदा को भी ले आया। इसने आते ही घर संभाल लिया। उजड़े हुए घर में बाहर आ गई। वक्त गुजरने का एहसास ही ख़त्म हो गया। 1 साल पलक झपकते गुजर गया। इस दौरान में दोबारा चचा ढाका आए। फरीदा से भी मिले। वो इसकी खिदमत गुजारी से मरूब हो गए। इसके ख़तों में भी फरीदा के लिए दुआएं होती थी। बाजी को भी मालूम हो गया था कि मैं दयारे गैर में अकेला नहीं हूँ, कोई मेरा भी पुरसानी हाल है। वो फरीदा को भी ख़त लिखती। इनके हर ख़त में मेरे लिए लड़की तलाश करने की ताकीद होती। फरीदा उर्दू से ना बल्द थी, इसलिए ख़त मैं ही पढ़कर सुनाता और ताकीद को हज़फ कर लेता। एक बार इसने ख़त अपने अब्बा से पढ़वा लिया और जब मैं रात को घर आया तो इसने दस्तरखान बिछाते हुए कहा, मेरी एक बात मानिएगा। कहो, मैंने ट्रे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आप फिरदौस को अपना ले। फरीदा ने संजीदा लहजे में कहा, ये आप क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें बहन बनाया है, इस रिश्ते से वो भी मेरी बहन हुई ना। बेटा कहना तो नहीं चाहिए, शर्मो हया माने है, फिर भी कह रहा हूँ। अबुल कलाम साहब ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, हर बेटी के बाप की तमन्ना होती है कि इसे अच्छा दामाद मिले और एक अच्छे दामाद में जितने औसाफ होने चाहिए वो सब तुम में है, तो क्यों ना तुम्हें अपना दामाद बना लूँ। मेरी बेटी की ज़िंदगी सवर जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी का खिला भी पुर हो जाएगा। लेकिन मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते, फिर भी यही कहना चाहता हूँ ना कि तुम्हें अली शेर खान ने पाला है और तुम्हारी ज़ुबान जुदा है। जी, क्या तुम्हारा खुदा रसूल और किताब जुदा है? जब सब एक है तो ज़ुबान को आड़ क्यों बनाया जाए? हमें एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए ऐसा कदम उठाना ज़रूरी है। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, ज़ुबान का मसला खड़ा करने वाले गद्दार वतन फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। मैं सोच कर जवाब दूंगा, मैंने टालना चाहा। सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आज ही तुम्हारी कनीज़ बाजी और चचा को ख़त लिख दिया है। अब फैसला वही दोनों करेंगे। मैं इसे मजाक समझा था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अली शेर चचा बीवी, बच्चों, भाई भावज के साथ पहुँच गए। मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि बाजी और नौशे भाई भी आ गए। इनका बेटा शर्जील 8 साल का हो चुका था। इसने आते ही सवाल किया, मामू जान, ममानी कहाँ हैं? शुक्र करो बेटे को फल टूटा, वरना मैं तो नाउमीद हो चुका था। नौशे भाई ने चुटकी ली, अल्लाह अब तो मेरे भैया की जान बख्श दें, कहीं बदक गए तो फिर हमें बुढ़ापे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अली चचा की छोटी बेटी गुल ने चोट की, अगर तुम सब इसी तरह करोगी तो मैं। मेरा जुमला काटते हुए गुल भाभी ने कहा, तो मैं किसी को साल लिए बगैर बुकरमपुर चला जाऊंगा। इनकी बात पर सब खिलखिला उठे। मैं ठहरा महकमा खुफिया का आदमी, मैं तो फिर भी पहुंच जाऊंगा, सुराग लगाना तो मेरा काम है। नौशे भाई ने कहा। अबू तुराब चचा ने नौशे भाई को पुकारा। जी कहते हुए वो दूसरे कमरे में चले गए। हाँ तो जनाब ये बताएं, मेरी होने वाली भाभी कैसी है? 2 हाथ 2 कान और 2 आंखें हैं। मैंने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। वो तो मैं भी जानती हूँ। ये बताएं, मोटी है, दुबली है, काली है या गोरी है, चीचक ज़्यादा है? गुल ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। भाई फरीदा को तो देख लिया है, इसी से अंदाज़ा लगा लो। छोटी चची ने कहा, अल्लाह इनके बाल कितने लंबे हैं, भाभी के भी ऐसे हुए तो मज़ा आ जाएगा। बाल होगा भाभी के सर में और मज़ा तुम लोग
जाओगी? अली शेर चचा के बेटे अफरोज़ ने कहा। क्या पैक करके पारा चनाल ले जाओगी? खबरदार तुम नज़र न लगा देना। गुल ने मोहब्बत अमेज़ लहजे में झिड़का। मैं अपनी सहेलियों को फ़ख्र से दिखाऊंगी, इनके बाल देखकर सब जल भुन जाएंगी। देखा भैया, ये भाभी पसंद करने आई हैं या सहेलियों से लड़ने का बहाना तलाश करने आई हैं? अफरोज़ ने गुल को छेड़ा। खबरदार मुझसे उलझना मत, मेरी भाभी हैं, मैं जो चाहूँ करूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले? अच्छी बात है, मैं नहीं बोलता, तुम भाभी के बाल रख लेना और मैं भाभी को, वो मेरे घर में उतरेंगी। अफरोज़ के बच्चे, मैं तेरा सर तोड़ दूंगी। गुल ने तकिया फेंक मारा। क्या हुआ भाई, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? फरीदा ने गुल को तकिया फेंकते देखकर पूछा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बंगला इनकी समझ से बालातर थी। इनके चेहरे पर फैले तजस्सुस को देखकर मैंने फरीदा के सवाल का पश्तो में तर्जुमा कर दिया। देखिए ना, ये कहता है भाभी को मेरे घर रहने नहीं देगा। गुल ने कहा। इसकी मुखातिब फरीदा थी, लेकिन नज़रें मुझ पर थी। वो तर्जुमे के लिए मुझे देख रही थी, लेकिन मैंने समझ कर भी अनजान बनकर पूछा, क्यों मुझसे कहा? जी हाँ, इसने चिढ़कर कहा। आप इन्हें गिटपिट में समझा दें। मैंने झगड़े की वजह फरीदा को बता दी। वो भी मुस्कुरा पड़ी। भैया, क्या भाभी भी यही जुबान बोलेंगी? गुल ने पूछा। हाँ, तब जाओ, तुम ही रख लेना, मैं रोज़ आकर देख लिया करूँगी। इसलिए कि जाते वक्त भैया से ढेर सारा बंगला का सबक लिखवाना है, इसे याद भी तो करना होगा। जब याद हो जाएगा तब ले आऊँगा, ताकि खूब ढेर सारी बातें कर सकूँ। गुल जवाब में कुछ कहती कि नौशा भाई ने कमरे में दाखिल होते हुए ऐलान किया, कल हम लोग बुकरमपुर जाएंगे। मरहबा, बाजी ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा। नौशी भाई इनकी बातें नहीं सुन पाए थे, वो अपनी ही धुन में कहते रहे। लड़की के वालिद का ख्याल था कि लड़की को यहीं बुला लिया जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इस बहाने दरिया के सफ़र का तजुर्बा भी हो जाएगा। और हाँ, फरीदा जाते वक्त ये ख़त दे गई थी। मैंने छोटी सी पर्ची को खोल लिया। फरीदा ने बंगला रस्मुल ख़त में लिखा था कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे गांव में शादी की रस्म अदा हो, क्योंकि वहाँ ख़तरा है, तुम होशियार रहना। इस पुर्जे ने मुझे उलझा दिया था। मैं इसी ख्याल में डूबा हुआ था कि बाजी ने पूछा, मौलाना से बात की या नहीं? वहाँ की मस्जिद के इमाम को बुला लेंगे, वही निकाह पढ़ा देंगे। मैंने कहा, नहीं, निकाह शिया आलम पढ़ाएगा। बाजी उड़ गई। क्या शिया आलम तौरात से खुतबा पढ़ाएगा या इंजील से? बेगम, तुम लोगों की जिद कभी कभी खुल जाती है। मैं कुछ नहीं जानती, आप किसी शिया आलम को तलाश करें। बाजी ने जिद पकड़ ली। हाँ बेटा, मैं भी यही कहने आया था, ताकि तुम्हारे घर वाले कोई बात न पैदा करें। अली शेर चचा ने नौशे भाई से कहा। चलिए, कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। घर से बाहर निकल कर उन्होंने पूछा, कितनी दूर जाना होगा? पुराना पल्टन के इलाके में हबीब बैंक वालों ने इमाम बारगाह बनाई है, पहले वहाँ देख लेते हैं। अगर वहाँ के मौलाना राजी न हुए तो चाय की पत्ती वाले MM असफहानी की इमाम बारगाह चलेंगे, उन्होंने ईरान से मौलाना को बुला रखा है। चलो, कहते हुए उन्होंने एक साइकिल रिक्शे वाले को इशारा दिया। रिक्शे पर बैठते हुए मैंने कहा, पुराना पल्टन जमात खाना है। शुमई किस्मत वहाँ के मौलाना सैयदपुर गए हुए थे, मजबूरन मग बाजार जाना पड़ा। ईरानी मौलाना उर्दू से नाबल्द थे, बड़ी मुश्किलों से माजियुज़ ज़मीर समझाया, इनसे वादा भी ले लिया कि वो खुद सुबह 7 बजे तक घाट पहुँच जाएंगे। उन्होंने हामी भर ली। वहाँ से लौट कर देखा, चचा ने अच्छी खासी खरीदारी कर ली थी। मेरा कमरा कपड़ों का गोदाम बना हुआ था। चचा ने साड़ियों के बंडल दिखाते हुए कहा, बेटे, मैंने कभी साड़ी खरीदी नहीं है, पहला तजुर्बा है, देख कैसी है। ठीक है, मैंने शर्माते हुए कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।